हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम वैदिक हरियाणा से आगे मध्यकालीन हरियाणा की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे वर्धन वंश से आगे। ये प्रश्न HSSC कई बार पूछा गया है कि वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया। तो वर्धन वंश के बाद हरियाणा में वंश आया था प्रतिहार वंश। कब आया ये आया 805 ईस्वी में। तो प्रतिहार वंश के राजा कौन कौन हुए? प्रतिहार वंश के राजा हुए, राजा भोज हुए, मिहिर भोज, राजा भोज एक ही नाम है। और दूसरा महेंद्र पाल हुए। इनमें पाल सुन के ये मत समझना कि ये पाल वंश से थे, ये प्रतिहार वंश के राजा थे। और एक तीसरे थे नागभट्ट। ये तीनों प्रतिहार वंश के राजा थे। नागभट्ट के बारे में महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने पाल वंश के राजा करमपाल को हराया था। नागभट्ट ने पाल वंश के राजा करमपाल को हराया था। तो उस टाइम पे यानी कि पाल वंश और प्रतिहार वंश ये एक टाइम लाइन पे थे, यानी कोई किसी एक क्षेत्र का राजा था, कोई किसी एक क्षेत्र का राजा था। ठीक है। तो अगले हैं महेंद्र पाल। इनके बारे में महत्वपूर्ण ये है कि इनके टाइम का पेहुआ से एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में ये बताया गया है कि गोगा, देवराज और पूर्णराज ये तीन भाइयों ने थानेश्वर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। राजा महेंद्र पाल के टाइम का पेहुआ से अभिलेख मिला है और उसमें बताया गया है कि गोगा, देवराज और पूर्णराज तीनों भाइयों ने थानेश्वर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और राजा भोज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1802 ईस्वी में पेहुआ से अभिलेख मिला है। 1802 का नहीं, 1802 में मिला है। और जिसमें ये बताया गया है, ये लिखा गया है उस अभिलेख में कि पेहुआ घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था और जो राजा मिहिर भोज थे ये इस घोड़ों के व्यापार से टैक्स लेते थे और उस टैक्स को फिर प्रजा के जो हित कार्य होते थे उसमें खर्च करते थे। इसके बाद आ जाता है अपना अगला तोमर वंश। तोमर वंश के राजा हुए राजा जयपाल और राजा कुमारपाल। तो इस राजा जयपाल पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। पहला आक्रमण करने कब आया था ये 1009 ईस्वी में थानेश्वर पर, राजा जयपाल पर। तो उस टाइम पर ये बगैर आक्रमण किए ही वापस चला गया था। और ये जो मोहम्मद गजनवी है तो ये फिर दोबारा पलट के आता है 1014 ईस्वी में। इस बार इसने आक्रमण किया थानेश्वर पर, राजा जयपाल पर, और इसने राजा जयपाल को हरा दिया और बहुत इसने लूटपाट मचाई। जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी, जिसकी वजह से इसको मूर्ति भंजक या बुत किशन ऐसे नाम दिया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पर ये है कि जब इसने थानेश्वर पर दूसरा आक्रमण किया तो इसने टोटल आक्रमण तो भारत पर 17 आक्रमण किए। तो भारत पर ये कौन सा आक्रमण था? यानी थानेश्वर पर तो दूसरा था, लेकिन पूरे जो भारत में इसने आक्रमण किए तो पूरे भारत में कौन सा था? तो ये पूरे भारत में था 7वां आक्रमण इसका। कौन सा? 7वां आक्रमण। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के भतीजे बताए जाते हैं मसूद। कहीं कहीं पर इनको बेटा बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर इनको भतीजा बताया गया है। इस मसूद ने भारत पर 1030 से लेकर 1039 तक लगातार आक्रमण किए इन्होंने कई बार। और जो सबसे ज़बरदस्त आक्रमण था वो था 1037 में हाँसी पर जो आक्रमण किया था। हाँ, और उस टाइम जो राजा थे कुमारपाल, उसको इन्होंने हराया था। और हाँसी के साथ साथ स्थानेश्वर और सोनीपत पर भी इसने आक्रमण किया था। ठीक है। अच्छा, इनके साथ एक और बंदा आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, उसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। अलबरूनी द्वारा लिखी गई किताब किताबुल हिंद। अलबरूनी जो था ये पहला मुसलमान था जिसने हमारे सनातन धर्म के वेद और पुराणों का अध्ययन किया था। हमारे वेद और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था वो था अलबरूनी। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। और क्या है महत्वपूर्ण? और 1025 का जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है।
इसके बाद तोमर वंश के और राजा हुए जिनके बारे में इतना उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन तोमर वंश जो है अपने खात्मे की तरफ चल पड़ा था और 1139 में तोमर वंश का खात्मा करा अर्णोराज चौहान ने, जो पृथ्वीराज के वंशज थे। 1139 में अर्णोराज चौहान ने तोमर वंश का खात्मा किया। ये थे पृथ्वीराज के वंश के। इसके बाद मोहम्मद गौरी भारत आता है और मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के बीच इनके साथ इनका पहला युद्ध होता है 1191 में, जिसको हम पढ़ते हैं त्राइन का युद्ध। और ये जो त्राइन का जो इलाका है ये पड़ता है हमारी करनाल डिस्ट्रिक्ट में। त्रावड़ी नामक गांव है करनाल में, जहां पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। हार का बदला लेने के लिए 1192 में अगले ही साल दोबारा फिर आता है मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ, और इस युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान ने ये युद्ध हारा था, तराइन का दूसरा युद्ध, ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा था, क्योंकि उनको ये लगता था कि पहली बार तो मार पीट के भगा दिया था, अब फिर हम ही जीतेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है। कहाँ से पकड़ लेता है? ये पकड़ लेता है हमारे हरियाणा के सिरसा इलाके से, और वहाँ से उसको पकड़ कर लेके जाता है अफ़गानिस्तान। वहाँ पर उसको कैद रखता है और मोहम्मद गौरी की कैद में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और इनके साथ साथ मृत्यु होती है चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई इनके बचपन के दोस्त भी थे और इनके राजकवि भी थे, जिनके द्वारा किताब लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये अजमेर के शासक थे, जिन्होंने अजमेर पर राज किया था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में बनाया था असीरगढ़ का किला, ये 12वीं शताब्दी में, क्योंकि 12वीं शताब्दी में ही इनका राज था। और दूसरा है ये भिवानी के जो तोसाम का जो इलाका है वहाँ पर इसने बनाई थी बारादरी, यानी इसको कचहरी भी कहते हैं। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 में स्थापना करके कुतुबुद्दीन ऐबक राजा रहता है सिर्फ 4 साल, यानी 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन का हरियाणा पे राज था। और 1210 से 1236 ईस्वी तक लगभग ये हो गया 26 साल तक इल्तुतमिश का राज रहता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 26 साल तक राज रहता है इल्तुतमिश का। 1236 में इल्तुतमिश का राज खत्म होता है और 1236 में ही 3-4 महीने तक एक नया राजा बनता है और उस राजा का नाम है रुकुबुद्दीन। ये सिर्फ 3-4 महीने तक ही रहा था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है। उसके बाद 1236 से 1240 तक 4 साल तक राज रहता है पहली और आखिरी महिला मुसलमान शासक का, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठती हैं और नाम है उनका रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या, हत्या हो जाती है, जो करवाई गई थी इन्हीं के भाई बहराम खां के द्वारा। बहराम खां रजिया सुल्तान का भाई था, जो 1240 से 1242 तक लगभग 2 साल तक ये राजा बने थे फिर रजिया सुल्तान के बाद। और रजिया सुल्तान की हत्या इन्होंने करवाई थी 13 अक्टूबर 1240 को। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या करा के कैथल में, जहाँ पर उनका मकबरा भी है रजिया सुल्तान का, ये खुद राजा बनता है और रहता है ये 1242 ईस्वी तक। और इसके बाद मसूद थे, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है। पहले तो उन्होंने कुछ ही हिस्से पे, जैसे सोनीपत, हांसी और थानेश्वर के हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा किया था, उसका वो राजा था। उसके बाद 1242 से लेके 1246 तक इन्होंने, मसूद ने भी लगभग पूरे हरियाणा पर राज किया। 1246 से लेकर 1266 तक राजा जो रहे थे वो रहे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद के मंत्री थे गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1265 में मेवात पर आक्रमण किया था। वहाँ पर बहुत सारे वनों को कटवा दिया था
और 1266 में फिर ये खुद गद्दी पर बैठ गया था। और गयासुद्दीन बलबन ने जो राज किया वो किया था 1266 से लेकर 1286 तक। एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि गुलाम वंश के किस शासक ने मेवातियों का दमन किया था? तो ये जो दमन किया था ये किया था गयासुद्दीन बलबन ने। और इस दमन के लिए उसने लो रक्त की नीति अपनाई थी, जिसमें उसने करीब 1.5 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। इतना क्रूर शासक था ये। दूसरा जो आता है इसका कि गयासुद्दीन बलबन ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि गोपालगिरी का किला बनवाया था गुड़गांव में। और अगर बात करें इसके दूसरे नाम की तो गयासुद्दीन बलबन का दूसरा नाम है बाहुदीन बलबन। इसके बाद हमें अगला वंश आता है तुगलक वंश। और जो तुगलक वंश का कार्यकाल है वो है 1320 ईस्वी से 1414 तक, यानी 94 वर्ष तक तुगलक वंश का शासन रहा है, जिसमें से महत्वपूर्ण है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था ये रहा था 1351 से लेकर 1388 तक। इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण क्या था? देखो, इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण ये था कि इन्होंने बहुत सारे नगरों की स्थापना करी थी। लगभग 300 नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करी गई थी पूरे भारत में। हरियाणा का जो हिसार शहर है वो 1354 ईस्वी में बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। और इन्होंने जो फतेहाबाद शहर है वो भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया है। जो फतेहाबाद शहर है ये इसने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। और सिरसा जिले में जो फिरोजाबाद या हिरणी खेड़ा है ये भी इन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं। और क्या क्या है जो इनके द्वारा बनाया गया है? एक है फिरोज शाह पैलेस जो हिसार में है, गुजरी महल ये भी हिसार में है, लाट की मस्जिद है ये भी हिसार में है। ये तीनों चीज़ इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और क्या क्या काम किया इन्होंने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ने, लेकिन पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या किया? सिंचाई पर कर लगाने वाला ये पहला राजा था। सिंचाई पर जो आज भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो देते हैं ना, टैक्सेस कर देते हैं, वो पहला जो राजा था फिरोज शाह तुगलक था जिसने सिंचाई पर कर लगाया था। और क्या किया था? इन्होंने रोजगार विभाग की स्थापना करी थी और लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला भी पहला राजा था फिरोज शाह तुगलक। और क्या किया था इन्होंने एक बहुत ही घटिया काम किया था। गोहाना का जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्हें हिंदू मंदिर तोड़ दिए थे। और क्या घटिया किया इन्होंने ये करा था कि जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ये जो हरियाणा का सारा मेवात का एरिया है इसमें बहुत सारे हिंदुओं का इन्होंने धर्म परिवर्तन करा के इनको मुसलमान बना दिया था। अब चलते हैं आगे कि आगे जो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुआ तुगलक वंश का, ये इनका अंतिम राजा था। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम राजा था। और जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था, इनके टाइम में ईरान का जो बादशाह था तैमूर लंग 1398 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। यानी तैमूर लंग का आक्रमण भारत में हरियाणा में 1398 में। और ये कहाँ से आया था तैमूर लंग? ये आया था राजस्थान की साइड से आके इसने हरियाणा में प्रवेश कहाँ से किया था? इसने हरियाणा में तैमूर लंग ने प्रवेश किया था सिरसा जिले के रानिया से करा इन्होंने। और फतेहाबाद, टोहाना, फिसार, कैथल को लूटने का काम इन्होंने किया था। अगला वंश आता है लोधी वंश। और इसकी स्थापना करी थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था और जो हरियाणा का राजा बनता है 1451 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी जो थे ये इस लोधी वंश के अंतिम शासक थे। और इन्हीं के शासनकाल में बाबर भारत आया था। और बाबर को बुलाया किसने था? बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खान ने। इनकी चाचा भतीजों की, इब्राहिम लोधी की और दौलत खान की आपसी खींचतान थी राजकाज को लेकर। तो दौलत खान ने बाबर को बुला लिया, जबकि इब्राहिम लोधी तो बाबर को लुटेरा बोलता है। फिर उसके बाद इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध होता है
पहला युद्ध जिसको कहा गया है पानीपत का 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर के 20,000 सैनिक होते हैं और वो इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है 1526 में। और इस युद्ध की और क्या खास बात है? इस युद्ध की खास बात ये है कि पानीपत का पहला युद्ध था जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग करा गया था बाबर की साइड से। और इब्राहिम लोधी की हार और बाबर की जीत की खुशी में बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था काबुली बाग मस्जिद। था क्या, अभी भी है, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा इनकी बेगम काबुली बेगम की के नाम पर इन्होंने बनवाई, लेकिन बनवाई थी ये पानीपत का पहला युद्ध जीतने की खुशी में। अच्छा, एक बार एक एसएससी ने प्रश्न पूछा था कि मध्यकालीन भारत का पहला शासक कौन सा था जिसकी मृत्यु जंग के मैदान में हुई थी। तो ये जो मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जो इनकी मृत्यु मैदान में ही हुई थी, युद्ध के मैदान में, वो था इब्राहिम लोधी। अच्छा, एक प्रश्न और है कि हरियाणा सरकार ने हसन खां मेवाती कॉलेज की स्थापना की है नूह जिले के नल्हड़ में। तो ये जो हसन खां मेवाती थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किसके साथ युद्ध करते टाइम हुई थी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हसन खां मेवाती कौन थे। हसन खां मेवाती इब्राहिम लोधी की तरफ से बाबर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। उसके बाद ये 17 मार्च 1527 को हसन खां मेवाती और बाबर के बीच फिर युद्ध होता है इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद अगले साल। तो इस युद्ध में बाबर के हाथों हसन खां मेवाती की मृत्यु हो जाती है। यानी ये इब्राहिम लोधी की साइड था और बाबर के साथ युद्ध करते हुए 17 मार्च 1587 को जो युद्ध होता है उसमें हसन खां मेवाती की मृत्यु हो जाती है। और अब हरियाणा सरकार ने इन्हीं के सम्मान में, हसन खां मेवाती के सम्मान में कॉलेज की स्थापना करी है मेवात के नल्हड़ में। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध आता है 1556 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच में। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, ये कोई पैदाइशी राजकुमार नहीं थे, ये एक नमक बेचने वाले लड़के थे और इनको व्यापारिक दृष्टि से मिलाया था अपने साथ आदिल शाह ने। आदिल शाह का ये खास बन गया और उन्होंने इसको सेनापति बनाया, बाद में इनको प्रधानमंत्री भी बनाया। और ये इतने शक्तिशाली थे कि पंजाब से लेकर बंगाल तक ये लगातार लड़ते लड़ते गए थे और इन्होंने 22 युद्ध जीते थे। इनका मकसद क्या था इतनी दूर तक युद्ध करने का? तो इनका मकसद था कि जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना। इन्होंने खुद को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी थी और खुद को ही विक्रमादित्य की उपाधि देने वाला, 22 युद्ध लगातार जीतने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य बैरम खां से पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हार जाता है। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि हेमू की आंख में तीर लग जाता है और तीर लगने के कारण ये घायल होके बैरम खां की पकड़ में आ जाता है। उसके बाद होता ये है कि बैरम खां इसको पकड़ के ले जाता है अकबर के पास, क्योंकि अकबर ने तो युद्ध लड़ा नहीं था। अकबर युद्ध कैसे लड़ेगा? उस टाइम तो उसकी उम्र कुल 13 साल थी। तो युद्ध किसने लड़ा था? बैरम खान ने। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने इसके पिता को बुलाया रेवाड़ी से, क्योंकि ये रेवाड़ी का रहने वाला था हेमचंद्र, और इसके पिता थे पूर्णचंद। और उसको बुला के इन्होंने कहा कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना किया। तो अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य और उसके पिताजी सेठ पूर्णचंद को, दोनों को मरवा दिया था। इसके बाद पढ़ेंगे हम शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी या फरीद खान इनका बचपन का नाम था और इनका जन्म होता है 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में। बाद में ये रहने के लिए हरियाणा में आते हैं, हरियाणा के नारनौल शहर में अपने दादा के पास। और दादा की याद में ही इन्होंने नारनौल में इब्राहिम खां सूरी का मकबरा बनवाया है। और क्या बनवाया है इन्होंने?
और इन्होंने मीनारों का निर्माण करवाया है। मीनार कौन सी? जैसे पहले पैदल के चलने होते थे, इतने साधन नहीं थे लोगों के पास, तो राहगीरों के लिए इन्होंने एक एक कोस पर मीनारों का निर्माण करवाया। उनके ठहरने की, आराम विश्राम करने की इन्होंने प्रबंध किया था। और इन्होंने ऐसी 88 मीनारों का निर्माण करवाया था। और 88 कोस निर्माण जो कही जाती हैं इनके द्वारा बनवाई गई थी, एक एक दो दो कोस की दूरी पर। अच्छा, एक प्रश्न और HSSC ने पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जो इसके सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, उसके बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो उसके बाद सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बैरागी ने। बंदा बैरागी जिन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, ऑफिस बनाया था, वो बनाया था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सिहरी खांडा नामक जगह पर। सिहरी खांडा गांव का नाम है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वो इनका मुख्यालय। और गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व करने वाला बंदा बैरागी। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो, हरियाणा का इतिहास भाग 2 या मध्यकालीन हरियाणा। इसका भाग 1 वैदिक हरियाणा हमने पहले बनाया है, भाग 1, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हरियाणा के इतिहास की तीसरी वीडियो में, तीसरे भाग में, जिसमें हम मॉडर्न हरियाणा की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।